देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.2 प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 सवाल हैं। 5 के 5 सवाल पे आपके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। मैं आपको इसमें से एक करा के दिखाता हूँ। जिस प्रकार ये सवाल होगा इसी प्रकार आपने सभी करने हैं और ध्यान से देखना है, बहुत आसान होते हैं अभाज्य गुणनखंड करने। तो जैसे तीसरा प्रश्न है, तो इसमें है आपको करने हैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर जैसे आपने एलसीएम विधि आपने देखी हो, गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं आप, उसी प्रकार आपने इसको करना है। तो देखिए ध्यान से, आप सबसे पहले इधर आप गुणनखंड विधि करके देखेंगे 3825। अब 3825 देखिए ध्यान से, ये वह कौन सी संख्या है जिससे ये कट जाएगी। देखना है कि ये संख्या 3 से कटेगी या 5 से कटेगी। देखो, जिस संख्या का इकाई का अंक 5 होता है वो, ये तो कन्फर्म है कि ये 5 से तो कटेगी कटेगी। लेकिन कुछ संख्याएं जो जिनका इकाई का अंक 5 होता है वो 3 से भी कटती हैं। अब आप कैसे देखेंगे कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो इसको देखने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास जितने भी डिजिट हैं इनको जोड़ दीजिए, इन अंकों को आप जोड़ दीजिए। अगर इनका अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी। तो देखिए 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो 3 के टेबल में 18 आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये 3 से डिवाइड ना होती तो आप इसको 5 से डिवाइड करते, तो 3 से डिवाइड कर देंगे हम। पहले इसको कैसे करनी है देखिए ध्यान से, 3 का टेबल आपने इसमें जैसे डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, इस तरीके से करना है बस। 3 एकम 3, मतलब भागफल जो आपका है वो यहाँ लिख देना है। तो 3 एकम 3, एक बार पढ़ा चला है तो एक यहाँ पे आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचा 8। अब आपको 3 का पढ़ा 8 में चलाना है। तो 3 का पढ़ा 8 में कितनी बार चलेगा? 2 बार। 3 दूनी 6। अब ध्यान दीजिएगा कि भाग विधि में तो आप 8 के नीचे 6 लिख कर उसमें से 8 में से 6 घटा देते थे, लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, ये सब काम अपने माइंड में रखना है, माइंड में करना है। ठीक है, तो 3 दूनी 6। अब 8 में से 6 गए 2, तो इस 8 को भूल जाइए, 2 याद रखिए बस यहाँ पे। ठीक है, इस 8 को भूल जाइए और यहाँ पे 2 याद रखिए। 2 यहाँ पे बचा आपके पास और 2 ये कितना हुआ? 22। ठीक है, अब आपने जो 3 का पहाड़ा चलाना है वो कितने में चलाना है? 22 में। तो 3 सत्ते 21। अब आपके पास 22 था और 21 आ गया, तो कितना बचा? 22 में से 21 जाकर 1। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो आपको ये माइंड में रखना है याद बस। अब यहाँ पे 1 बचा आपके पास और ये 5, तो 1 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो कितना हुआ? 15। क्योंकि टेंस जो डिजिट होता है आपका वो 1 है और वंस डिजिट इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 1 है, तो 15 हुआ। अब 3 पंजे 15। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा? बस इसी प्रकार आपने अब कर देना है। चलो इसको भी देखते हैं, 3 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा? 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो 3 से ये अब भी कट जाएगा। तो 3 चौक 12। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, 3 चौक 12। अब ये 12 खत्म हुआ, अब 7, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे कितने बचे? 1 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 15, 3 पंजे 15। ठीक, अब देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम इनको ये इस वजह से देखते हैं ताकि हमारे से कोई गलती ना हो, कटिंग ना हो। तो 4 2 6, 6 और 5 11। अब 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसलिए इसका मतलब ये 5 से कटेगा। 5 के लिए नहीं देखना आपने, 3 के लिए देखना है। 5 से तो हर संख्या, अगर इकाई का अंक 5 है तो वो हर संख्या कटेगी। अब यहाँ देखिए आप, 5 अट्ठे 40, कितने बचे? 25, क्योंकि 40 42 में से 40 गए 2, 5 ये, तो पंजो पंजो 25। अब फिर 5 से कट जाएगा ये, 5 एकम 5, कितने बचे? 3, 35, 5 सत्ते 35। अब ये 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17। तो देखिए, जब तक आपका लास्ट में यहाँ 1 नहीं आता तो आपने इसके गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो यही आपके अभाज्य गुणनखंड है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हल 3825 बराबर, जितने भी आपने ये अभाज्य गुणनखंड किया है इनको आपको ऐसे लिख देना है, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब इनको मानक रूप में लिख दीजिए। ठीक है, घात। तो आप इसकी जो मानक रूप लिखेंगे वो क्या होगा? 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 गुना 17 की घात 1। ये आपका आंसर। समझ में आया? इस प्रकार आपने सभी सवाल करने हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए
कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ तथा उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको जांच भी करनी है कि जो दो संख्याएं आपको दी हुई हैं उनकी जो गुना करके आएगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा या नहीं होगा, ये भी आपने जांच करके दिखानी है। ठीक है, ये बोर्ड में पूछा जाता है सवाल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम के रूप पर ये जरूर आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी है आपके पास कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, आपको दो संख्याएं दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा। ठीक है, आपसे एक संख्या दे देगा, आपको एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, तो एक दूसरी संख्या पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो इन चार संख्याओं में से, मतलब चार चीज़ों में से आपको तीन चीज़ दे देगा और एक चीज़ पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब आपके पास तीन सवाल हैं, 26 और 91 का, 510 और 92 का, 336 और 54 का। ठीक है, इसमें मैं आपको सेकंड सवाल करके दिखाता हूँ, फर्स्ट और थर्ड आपने खुद करना है इसी प्रकार। ठीक है, चल देखिए सेकंड, 510 और 92। ठीक है, ये प्रश्न आपने लिख लिया, इसको हमने हल करना है। तो सबसे पहले आपको इसके फैक्टर और इसके फैक्टर, जो पहले प्रश्न किया आपने गुणनखंड करने का, तो उस तरीके से सबसे पहले आप इनके फैक्टर कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, 510 और इसके नीचे लिख लेंगे आप 92। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनके फैक्टर करेंगे। चलिए आपको फैक्टर करके दिखाते हैं। 510, इसमें जो इकाई का अंक है वो कितना है, 2। तो हम सबसे पहले इसको 2 से काट देंगे। तो 2 से काटने के लिए क्या करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, आपके पास कितना बचा, एक ये, तो कितना हुआ 11, 2 पंजे 10। अब फिर 11 में से 10 गए, 1 बचा, तो 0, 1 और 10 फिर बचा है, 2 पंजे 10। अब देखिए इसका इकाई का अंक 0 था तो 2 से काट दिया हमने, इसका इकाई का अंक 5 है, तो इसको देखेंगे कि 3 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा। 3 से काटने का जो रूल है वो है 2 और 5 इनके अंकों को जोड़ दीजिए और 3 से देखना कि वो 3 के टेबल में आता है नहीं आता है, 3 के बाड़े में आता है नहीं आता है। 2 और 5 7, 7 और 5 12, तो 12 3 से कट जाता है, तो इसलिए ये भी 3 से कट जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, 3 8 24, 3 पंजे 15। ठीक है, 8 और 5 13, तो 3 से नहीं कटेगा। अब आप इसको 5 से काट लीजिए, तो 17 पंजे 85 होते हैं, इसको 17 से काट लीजिए 1। ठीक है, 1 आ चुका है। तो आप यहाँ पे रख दीजिए कि इसके जो भाज्य गुणनखंड है वो आपके पास आई हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, ये वाले जो फैक्टर हैं ये हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इसके 92 की भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, लेकिन आपने वैसे आसानी से कर लेना है। जैसे देखिए 2 गुना 2, 2 दूनी 4, और 4 के 92 किसके टेबल में आता है, 23 के पर, 23 चौका कितने होते हैं, 92। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे हल भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 92, तो आप इसको 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, देखो क्या आया 23। तो आप इसको क्या कर लीजिए, 23 कम 23, तो 2 गुना 2 गुना 23, क्योंकि देखो इसका आधा क्या होता है 40। अब 40 का आधा आपको पता ही है 23 है, तो हमने सबसे पहले 2 से इसका आधा किया 40, फिर 40 का आधा किया 23। अब 23 के फैक्टर अब 23 से ही कटेगा वो। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आई नहीं आई, ठीक है, हाँ ये चीज़ समझ में आई है ना। चलिए अब हम इनका एलसीएम निकालते हैं और फिर हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। अब आपको पता होना चाहिए एचसीएफ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसलिए देखिए अब हम इसका निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, अब हम इनका निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आता है, जो इसके फैक्टर किए हैं, इसके फैक्टर में से जो इसके फैक्टर किए हैं, इसके फैक्टर में से जो कॉमन है वो एक बार, और जो बचा हुआ है वो भी एक एक बार हम इसको ले लेंगे। तो जैसे अब इनके फैक्टर कितने हैं, इनमें से कॉमन कितना है 2, तो अब इसमें से 3 5 17 2 23 ये भी आ जाएगा। तो इसमें से 2 सिर्फ इसका 2 और इसका 2 एक बार आएगा। ठीक है, ये एलसीएम लेने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपने इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, गुना कर देनी है। ठीक है, तो वो इनका एलसीएम आ जाएगा। अब इनका एलसीएम देखिए क्या आ रहा है, तो इनकी मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है, ये देखिए ये चीज़ ये वाली है 510 जुगा तू आ रहा है। ठीक है, और ये वाली चीज़ ये वाली 23 दूनी 46। अब मैंने आपको 510 की और 46 की मल्टीप्लाई करके दिखा रखी है। ठीक है, 40 0 0, 40 एकम 40, 80 लगे 4, और 40 पंजे, वैसे तो 40 पंजे 230 होता है, लेकिन अगर आपसे 40 का पढ़ा नहीं आता है तो आप
ये देखो ऊपर करके दिखा रखा है, तो 40 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 230 आएगा। तो 230 में 4 जुड़ जाएगा तो 234। ठीक है, ये इसका जो गुणनफल आया है वो है 23,000 सॉरी जी, इसका गुणनफल आया है वो है 23,460। अब आपने निकालना है SCF। ठीक है, अतः SCF निकालने के लिए क्या है, जो इसमें कॉमन है। ठीक है, SCF निकालने के लिए जो इनमें दोनों में कॉमन है वो इसका SCF है। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2, तो ये इसका क्या हुआ, SCF। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे जांच करने पर क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका SCF गुना उनका LCM। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, 510 गुना 92, और इन दोनों SCF इनका क्या आया है 2, और LCM इनका क्या आया है 23,460। अब देखिए इन दोनों की गुना करके क्या आएगा, ये सिंपल सी बात है। देखो 92 का आप इसमें गुना कर दीजिए, 92 0 0, 92 कम 92। अब हासिल कितने लगे हैं 9। अब 92 पंजे कितने होते हैं, देखो 40, ये 40 का कितना है आधा, ये 40 का आधा, तो 40 पंजे 230 अभी मैंने यहाँ पे करके दिखाए थे आपको। तो इसका दुगना, तो 92 पंजे कितने हो जाएंगे 460, और 460 में हम 9 जोड़ देंगे 469। ठीक है, कितने जोड़ देंगे हम इसमें 9, तो 469। तो इसकी गुना कितनी आई है 46,920। अब इसकी भी मल्टीप्लाई, तो ये इसका दुगना है, 2 से गुना कर दीजिए, 2 0 0, 2 छिकी 12, 2 चौका 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो जांच करने पर क्या है, ये चीज़ इक्वल आ चुकी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है SCF गुना LCM। ये आपका आंसर समझ में आया। इसी प्रकार आपने सवाल को करना है, आसान तरीके से आपका सवाल हो जाएंगे, सभी सवाल हो जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले सवाल की तरह आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं इनके सभी के। ठीक है, और दूसरे सवाल की तरह आपने इनके SCF और LCM निकालने हैं, तो वही आसान है। तो आप पहला दूसरा तीसरा है, इसमें से मैं आपको पहला करके दिखा देता हूँ, या ये देख लीजिए दूसरे वाला। ठीक है, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहला करके दिखाते हैं, क्योंकि दूसरा तो आसान है। पहला देखिएगा 12 15 और 21, इसका आपको SCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो इसका SCF और LCM निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, हल 12 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दिया 12, समझ में आया। 15 के फैक्टर कीजिए 3 गुना 5। ठीक है, इसके फैक्टर हो चुके हैं, और फिर उसके बाद 21 के फैक्टर कीजिए 3 गुना 7। आपने इनके फैक्टर कर दिए हैं। ठीक है, आसान है, 12 के ये आए, 15 के आए, 21 के ये आए। अब आपने इनका क्या करना है सबसे पहले, इसलिए SCF बराबर, SCF क्या होता है, जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन सभी में जो कॉमन है वो आपने लेना है। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। तो 2 तो इसमें है ही नहीं, 2 तो छोड़ दीजिए। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन है वो है 3। तो ये क्या हुआ SCF, और तो कुछ कॉमन नहीं है तीनों में जो कॉमन है वो SCF। और LCM देखिए, सबसे पहले आपने इसके सभी डिजिट लिख देने हैं, 2 गुना 2 गुना 3। अब इसके पास आइए, इसका 3 आ गया 5, इसका भी 3 आ गया 7। ठीक है, ये यहाँ तक आपकी समझ में आया ना। ठीक है, मतलब जो चीज़ इसमें एक बार आ गई ना, इनमें से जो कॉमन आ गया वो तो आ गया, दोबारा अगर इसमें 3 और होता तो आपने 3 लेना पड़ता। ठीक है, वो 3 लेना ही पड़ता आपने। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते। ठीक है, 60 सत्ते आपने देखो 60 का भाड़ा तो वही है, मुश्किल है, तो 6 सत्ते 42, और 60 की 0 लास्ट में लगा दीजिए।
ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो आप लिख देंगे HCF बराबर 3, आप लिख देंगे क्या, HCF बराबर 3 तथा LCM बराबर 420, ये आपका आंसर। समझ में आया ना? इसी प्रकार आपने दूसरा और तीसरा सवाल कर देना है। अगर नहीं होगा तो कमेंट में आप बता देना, मैं इसकी वीडियो बना के दे दूंगा आपको। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, HCF 306,657 का जो HCF दिया हुआ है 306 और 657 का जो HCF दिया हुआ है वो 9 दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसका LCM निकालना है। देखो मैंने पहले बताया था कि दो संख्याएं अगर आपको दी हुई हैं और HCF दिया हुआ है तो LCM पूछ लेगा, और LCM दिया हुआ है तो HCF पूछ लेगा। तो इसका फॉर्मूला लगाना है आपने। क्या करना है, आपने लिखना है हल, आपको जो दिया हुआ है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, 306 व 657 का HCF बराबर 9, ठीक है। ये चीज़ आपको दी हुई है तो आप लिख देंगे गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, याद रखना है आपने। अब दो संख्याओं का जो आपने ये दिया, अब अगर आपसे पूछ रहा है LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल ऊपर आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन HCF, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? LCM आपने निकालना है, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 गुना 657, HCF आपके पास 9 है। अब इसको 9 से काट दीजिए आप। देखिए पहले सबसे पहले देख लीजिए 9 से कट जाएगा नहीं, 3 और 0 3, 3 और 6 9, 9 से कट जाएगा। तो 3 9 तिया 27 और कितने बचे, 3 36, 9 चौक 36, 657, ठीक है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 34 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका LCM आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो आपने रफ कार्य के लिए मैंने आपको बताया था, ये रफ कार्य कर लेंगे तो 657 गुना 34, ये रफ कार्य आप अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो बैक साइड में करना है, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहली जो वीडियो है वो पेपर के पैटर्न की है, किस प्रकार आपने पेपर करना है वो सभी आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आप आपने कैसे मल्टीप्लाई करनी है, 4 7 28, हाथ से लगे 2, 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपकी? आप गुना 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 6 18 और 1 19, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब 8 का जोकतु, 3 जोकतु, फिर 6 7 13, 13 का 3 जोकतु, 9 2 11 और 1 12 और 1 और 1 2। तो आपके पास जो इनकी मल्टीप्लाई करके आया हुआ है 22,338, ये आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं आई? इसी तरीके से अगर आपको कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। LCM HCF दे के एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछ लेगा आपसे। तो यही फॉर्मूला लगाना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब ये दो संख्याएं हैं, इनमें से एक दे दी, ये दोनों दे के रखेगा। अगर इनमें से ये दोनों दे दी तो इनमें से एक दे के रखेगा। तो कुछ भी पूछ ले आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपने ये जांच करके बतानी है कि क्या जो 6 की घात n कोई संख्या है उसमें प्राकृतिक संख्या n कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। 6 की घात n का मान कुछ भी प्राकृतिक संख्या मान सकते हैं आप। प्राकृतिक संख्या सभी को पता है क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अनंत तक। तो कुछ भी अगर हम 6 की घात n मान लें और उसका मान 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं,
तो सिंपल सी बात है, आपको इसमें समझना है कि यदि 6 की घात n का मान 0 पर समाप्त हो जाएगा तो वो 2 से और 5 से विभाजित होगी। जिस संख्या की इकाई का अंक 0 होता है वो संख्या 2 से और 5 से विभाजित होती है। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज़ सिद्ध करके दिखा दी कि जो संख्या 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंड है, अगर वो 2 से और 5, जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 हुए, तो ये संख्या, ये बात सही है वरना नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल हल क्या है इसका? सबसे पहले लिख लीजिए, दिया है आपको, क्या दिया है, क्या दिया है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n कोई प्राकृतिक संख्या n दी हुई है, आपको दिया है n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। बोर्ड में कम से कम 4 नंबर में पूछा जाएगा आपसे सवाल ये। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है, बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। दिया है n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जिसके लिए 6 की घात n का मान 0 पर समाप्त होना है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तथा 6 की घात n एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है, 6 की घात n एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 है। ये चीज़ आपको दी हुई, मतलब उसने खुद बोल रखा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की घात n एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 है। अगर इकाई का अंक 0 हुआ तो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो किससे विभाजित होगी, 2 से और 5 से। क्योंकि अगर 2 से विभाजित होगी इसका मतलब ये नहीं कि वो सही बात कह रहा है, नहीं, 2 से और 5 से, दोनों से विभाजित होनी चाहिए वो, तब आपकी बात सही होगी। ठीक है, अंक 0 है, ठीक है, जिसका इकाई का अंक 0 है, तो वह संख्या 2 और 5, और लिखा मैंने, यानी लिखा है 2 और 5 दोनों से, 2 से भी और 5 से भी, 2 और 5 से विभाजित, विभाजित का मतलब भाग, विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबकी? अब देखिए, इसलिए जो 6 की घात n है हम उसके फैक्टर कर देंगे, उसके फैक्टर हैं 2 गुणा 3 की घात n। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है संख्या, इसका मतलब 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n का, 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये आपका आंसर, समझ में आया ना? क्योंकि देखो यहाँ पे 6 की घात n के जो फैक्टर हैं वो 2 और 3 है, 5 तो है ही। ठीक है, और 2 और 3 से 6 की घात कितनी भी हो वो 2 और 3 से ही कटती चली जाएगी, 5 से नहीं कटेगी, इसलिए उसका अंक 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ आपको समझ में अगर आई है तो ये आपके 2 नंबर या 4 नंबर में जरूर आता है बोर्ड परीक्षा में, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। ठीक है, कोई वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। उसका मैदान का एक चक्कर, पूरा चक्कर काटने में सोनिया को 18 मिनट लगती है और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, मतलब इस, जैसे ये कोई वर्ताकार पथ है, इस पे एक ही दिशा में वो चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए इस सवाल में ना तो उसने सोनिया का समय पूछा है ना उसने रवि का समय पूछा है, उसने पूछा है कि दोनों के दोनों कितने समय में वहाँ पहुँच जाएंगे। रवि का भी समय मिलाना है और
सोनिया का भी कितना, अगर एक ही स्थान से चले वो तो दोनों के दोनों, चाहे रवि पहले पहुंच जाए चाहे सोनिया पहले पहुंच जाए, तो कितने समय में पहुंच जाएंगे। रवि का और सोनिया का समय एक साथ पूछ रहा है वो, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है वो, आप इसमें आपको सिर्फ सोनिया के समय को और रवि के समय का एलसीएम निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे हल। हल में क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया है, सोनिया तथा रवि का एक चक्कर लगाने का समय 18 मिनट तथा 12 मिनट है, ठीक है। अतः दोनों के उसी स्थान पर मिलने का समय जहाँ से वे चले थे, ठीक है। जहाँ से वे चले थे उन दोनों को मिलने का जो समय होगा थे 18 मिनट तथा 12 मिनट का एचसीएफ होगा, सॉरी 18 मिनट तथा 12 मिनट का एलसीएम होगा, ठीक है। समझ में आया। अब आपने क्या करना है, सिर्फ 18 का एलसीएम 18 के फैक्टर कर देने हैं। 18 के फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 गुना 3 गुना 3, और 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ठीक है। अब इनका जो एलसीएम आएगा, अब एलसीएम बराबर, देखो 2 कॉमन है यहाँ पे, 3 एक 3 कॉमन है, ठीक है। तो देखो ये तीनों चीज़ आ गई, अब ये 2 आ गया, एक 2 रह गया है, एक 3 आ गया है, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा कितना, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, ठीक है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 6 18 दूनी 36, 36 मिनट। तो आपको ने लिखना है अतः वे 36 मिनट बाद उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे जहाँ से वे चले थे, यो आपका आंसर, जहाँ से वे चले थे यो आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया। बस अगर ये सवाल आता है तो 1 नंबर में या 2 नंबर में आएगा, और आपने इसको आसानी से कर देना, इसका एलसीएम निकाल देना, ठीक है। अगर सभी सवाल आपके समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हम प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है, हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम और अच्छा प्रयास करते हैं करने के लिए, ठीक है, और अच्छा आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।